Good afternoon, students, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two idioms from them. First is break the bank. The meaning of this idiom is to earn lot of money. Second is a hard pill to swallow. The meaning of this idiom is it is unbelievable. Or let me give you an example. All the coronavirus pandemic patients have been cured. It is prima facie just a hard pill to swallow. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष मैं कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा मनन कर लें और हमेशा ध्यान रखें कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि मैं अनुभव से लिखता हूँ, मेरे को मालूम है कि पेपर्स में क्या क्या सूचनाएं, क्या क्या आपको आपसे ज्ञान में, आपके ज्ञान में होना अपेक्षित है, वो चीज़ें मैं लेकर आता हूँ। तो पहला मैं लेकर आया हूँ स्कोर्ड अर्थ पॉलिसी। देखो, स्कोर्ड अर्थ पॉलिसी, स्कोर्चिंग तो आप जानते ही हैं कि झुलसा देना, और अर्थ पॉलिसी यानी अर्थ को झुलसा देने की पॉलिसी। ये पॉलिसी कब काम में ली जाती है? ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। जब एक देश दूसरे देश पर सेना से चढ़ाई करता है, तो जिस देश पर चढ़ाई होती है वो देश की सेना एक स्ट्रेटेजिक तौर से पीछे हटती जाती है, और हटते जाते हुए जो है वो ऐसे सामग्री को नष्ट करते जाती है जो वापस जब सेना लौटेगी दुश्मन की तो उनको कोई भी यूजफुल चीज़ें नहीं मिले। जैसे कि उनको खाने को नहीं मिले, उनको पीने को नहीं मिले, उनको कम्युनिकेशन का साधन नहीं मिले, उनको ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिले। इस तरह की चीज़ें जो उस देश की जो धरती पर है वो करते हुए चले जाते हैं और पीछे हटते चले जाते हैं, और इतना पीछे हट जाते हैं कि अब दुश्मन की सेना को जो भी है वो ये फील करते हो कि उन्होंने विन कर लिया और वो पीछे हटते हैं। अब पीछे हटते हुए वक्त उनके पास साधन की कमी हो जाती है, पानी हो जाता है, फूड राशन की कमी हो जाती है, सेना भी उनकी थक जाती है, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन। उस समय जो सेना ने रिट्रीट किया था वो सेना अब उन पर पिल पड़ती है, और पिल पड़ करके उनकी जो है ना जीती हुई बाजी को हरा देती है। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत फेमस उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 1810 और 1812 के बीच में जब स्वीडन की सेना ने रशिया पर आक्रमण किया था, नेपोलियन की सेना थी वो, और रूस की सेना है उनका सामना नहीं कर पाती थी, तो वो रूस की सेना हटती चली गई पीछे, और हटते जाते हुए अपने खेतों को, अपने मवेशियों को, अपने रोड्स को, ब्रिज को, सब को नष्ट करते हुए पीछे हटती चली गई थी। और वो हटती चली गई और रूस की सेना आगे बढ़ती चली गई। तो जब रूस की सेना ने सोचा कि अब जो है भयंकर गर्मी आएगी, भयंकर सर्दी आएगी, और जब हम इनसे देखेंगे, तो जब भयंकर सर्दी आरंभ हो गई तो रूस की सेना काफ़ी, स्वीडिश की सेना, नेपोलियन की सेना काफ़ी अंदर रूस में चली गई थी, और जब वापस लौटी तो उस समय भयंकर सर्दी का मौसम हो चुका था। तो जब भयंकर सर्दी का मौसम हो चुका था तो वापस लौटते वक्त उनके पास लाखों की तादाद में सेना थी, खाने का इतना प्रबंध नहीं हुआ, पानी का इतना नहीं हुआ। तब जो है रशियन आर्मी ने उन पर आक्रमण करना पीछे से शुरू किया, और न तो वो जो नेपोलियन की सेना है उस भयंकर सर्दी का सामना करनी पड़ी, और न ही वो राशन सामग्री हुई, ट्रांसपोर्ट की हुई, इस कमी को पूरा करने, तो लाखों की तादाद में नेपोलियन की सेना का नाश हुआ, और अल्टीमेटली जो है ना ऐसी विक्ट्री को बोलते हैं पायरिक विक्ट्री, यानी विक्ट्री तो हुई परंतु बहुत ज़्यादा खो करके, बहुत ज़्यादा नुकसान करके खोया। तो इसको हम बोलते हैं स्कोर्ड अर्थ पॉलिसी। तो ये बहुत सारे इसके इतिहास में उदाहरण हैं। तो मैंने केवल उदाहरण आपको एक इंसाइटमेंट करने के लिए, आपको उत्तेजित करने के लिए एक उदाहरण दिया है। आप नेट खोल करके देखेंगे तो आपको ए सीरीज ऑफ जो है इंस्टेंसेस ऑफ स्कोर्ड अर्थ पॉलिसी के मिलेंगे, है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि बर्निंग से संबंधित था तो मैंने दूसरा एक इडियम और ले लिया, वो है स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का क्या करते हैं कि जब भी ये खेती करते थे पुराने टाइम में, वो खेती करने के लिए जंगलों को काट करके और उनको साफ करके और फिर जो
कटा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ों की लकड़ियां, पत्ते, उनको जला देते हैं। और जलाने से क्या है कि पूरी जमीन साफ हो जाती। और चूंकि जमीन बिल्कुल वर्जिन थी, तो उस समय जो ऑर्गेनिक मैटर जलाया उससे और भी भूमि में न्यूट्रिएंट हो जाए और उस पर बहुत अच्छी खेती होती थी। तो इस प्रकार की खेती जो है कुछ एक दो साल, 3 साल, 4 साल तक फर्टाइल या इकोनॉमिकल रह सकती है। उसके बाद में पुनः जो है उस पर घास या अनवांटेड चीजें आ जाए और फिर उसको जो है वो रेस्ट में छोड़ दे 10-20 साल तक, और फिर 10-20 साल के बाद में वापस उसी जगह पर आकर के स्लैश एंड बर्न पॉलिसी से एग्रीकल्चर करें। तो स्लैश एंड बर्न एक्चुअली एग्रीकल्चर पता है, जिसमें वर्जिन फॉरेस्ट को काट करके उसको जला करके खेती करते हैं, और जब तक खेती प्रोडक्टिव होती है तब तक उसमें खेती करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, नए जगह पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती इंडिया में बहुत होती थी, और उसको आज भी कहीं होती हो तो झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। आज पर्टिकुलरली जो डीपेस्ट एरियाज है, रिमोट एरियाज है, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, वो इस खेती को अपनाते हैं। इस खेती का करने का दूसरा नाम है झूम कल्टीवेशन। तो या तो आपको झूम कल्टीवेशन से परिचित हो जाओ, और नहीं तो स्लैश एंड बर्न। अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसको मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान से सुन लें। यह है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जुड़ा हुआ है मैरियाना ट्रेंच के साथ में। मैरियाना ट्रेंच धरती पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और महासागर में मैरियाना ट्रेंच में एक जो उसमें भी लोवेस्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं चैलेंजर डीप पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है, छोटा मोटा एरिया है जहां पर कि लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। अब आप कहोगे कि मैरियाना नाम क्यों है? ये मैरियाना नाम है स्वीडन की जो महारानी थी, उसके आदर स्वरूप मैरियाना आइलैंड का जो है नाम रखा गया था। अब ये जो मैरियाना ट्रेंच है, उसका एक बार आपको मैं अनुमान करा देता हूँ कि ये कितनी लंबी चौड़ी होगी। ये करीब 2250 किलोमीटर लंबी और 69 किलोमीटर चौड़ी है। यानी कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र रहता है, जैसा कि अपना कि राजस्थान में करीब करीब एक जो मीडियम लेवल का डिस्ट्रिक्ट है, उसके लेवल का क्षेत्र भूभाग है। और आप सोचेंगे कि ये जो है, जो छोटे छोटा पॉइंट है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसका लोकेशन क्या है? देखिए, ये पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है, और इसका जो लोकेशन है वो 11 डिग्री 22.4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड और 142 डिग्री 35.5 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये इसका लोकेशन है। तो है, और फिर अब तक जो है इस मैरियाना ट्रेंच को पहुंचने तक करीब 7 जो है अटेम्प्ट हो चुके हैं। 4 बार तो मैन यानी मनुष्य बैठ के अंदर तक गया है, और जो बैठ करके जो उपकरण जाता है अंदर, वो एक स्पेशल टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं बेथिस्कोप ट्रिस्टी। अभी तक जो गया था 1960 में जो गया था, बड़ा सफल ऑपरेशन था। 1960 में गया, जिसमें वो जो इंस्ट्रूमेंट गया था, जिसके अंदर मनुष्य 2 मनुष्य बैठ कर गए थे, उसको बोलते हैं बेथिस्कोप ट्रिस्टी। और अब जो मैरियाना ट्रेंच है, उस पर जो मैंने कल की जो थी वीडियो क्लिप, उसमें मैंने बता दिया था कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सी लेवल है, उसका 150 गुना है। आई सी की और एपोलॉजी वो 150 नहीं होकर के 1071 टाइम्स जो है प्रेशर है। ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के अगेंस्ट में वहाँ पर जो प्रेशर है वो 1071 जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो उस मेरियन 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पानी बिल्कुल ठंडा है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म, फंगाई, फिश, सब जीव है उस टेम्परेचर पे, और वहाँ पर घोर अंधेरा है, सनलाइट नहीं पहुँचती है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है ना ऑर्गेनिज्म उपलब्ध है, और वो उन्होंने जा करके कुछ सैंपल भी लेकर के आए थे। अब आपको कि हमको इसका अंदाजा कराओ कि यह गहराई कितनी होती है।
देखो इसका अंदाजा ऐसे कराया जाता है कि हिमालय को उठा करके ले आओ और उस जगह पर रखो तो हिमालय भी डूब जाएगा और 2 किलोमीटर गहरी जो है ना उसकी चोटी है वो भी 2 किलोमीटर नीचे ही डूबी रह जाएगी। इतना गहरा जो है ना मैरियाना ट्रेंच है। तो परीक्षा में मैंने देखा कई बार मैरियाना ट्रेंच के बारे में सवाल आ जाता है, तो मैंने आज आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में कुछ जो है मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी है, परंतु मैं आपसे चाहूँगा कि इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह तैयार कर ले ताकि ये आपके साथ रहें। अब मैं बताऊं व्हील्स विद इन व्हील्स, यानी समस्याएं जो है उलझन के अंदर उलझन हो, उलझन के अंदर उलझन हो तो उसको हम बोल सकते हैं व्हील्स एंड व्हील्स। अब जैसे आप देखो कोई भी काम है आप सोचते हो कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु जो ही उसको टेकअप करते हो तो उसमें आपको और भी कॉम्प्लिकेशन मिले। यानी ऐसा आसान नहीं है कि आप स्ट्रेट वे कॉम्प्लिकेटेड सूचना को हैंडल कर लेंगे, उसमें और भी यदि आपको कॉम्प्लेक्स सूचना मिले तो हम कह देंगे कि ये तो समस्याओं से भरा हुआ है, समस्याओं के अंदर समस्या है, तो उसको हम बोलेंगे व्हील्स विद इन व्हील्स। अब नाउ सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन देखो अपन ने हाइबरनेशन और एस्टिवेशन पढ़ा था। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब है कि आपकी शारीरिक क्रियाओं को पूरी को रोक दिया जाए, आपकी शारीरिक क्रियाओं को पूरा फ्रीज कर दिया जाए, केवल आपके सारे अंग जो है वो चलते रहें और आपसे न तो एनर्जी आपको जरूरत पड़े और न ही एनर्जी आपसे रेडिएट हो, यानी आपकी जो पूरा लाइफ सिस्टम है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और आपको प्रिजर्व कर दिया जाए। तो आप जो है अनेकों ऐसा माना जाना चाहिए कि आप अनेकों वर्षों तक इसी स्थिति में रखे जा सकते हैं। तो ये मनुष्य को भी रखने का प्रयत्न हो रहा है कि सस्पेंडेड एनिमेशन में रख लें, तो उससे क्या है कि किसी भी समय आपको पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो जो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं बस अब आपसे इंतज़ार करूँगा कि कोई कमेंट्स आएगा तो मैं और उस पर एक्सपेंड करूँगा, परंतु आज के लिए मैं यहीं तक आपके पास समाप्त करता हूँ।